गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने आपको कल हमने आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया था कि दैट इज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के बारे में दो पार्ट हमने बता दिया। अब इक्वलिटी में दो और चीज़ें हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की समाप्ति है और विशेषाधिकार की समाप्ति। तो आर्टिकल 17 एंड 18। आर्टिकल 17, अब देखोगे कि यही आर्टिकल 17 की खास बात है कि हमने पहले कहा था कि हमारे फंडामेंटल राइट में एक ही ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट है, यानी जो किसी भी कंडीशन में जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम इस कंडीशन में अनटचेबिलिटी करेंगे, छुआछूत करेंगे, अगली कंडीशन में नहीं करेंगे। तो ये खास बात है। और आप देखोगे आर्टिकल 17, जब अनटचेबिलिटी की बात की गई तो आप कहोगे कि कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया। कोरोना के समय भी कोई छूने को तैयार नहीं था। तो आपको हम याद दिला दें, वैसे तो अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा गया है छुआछूत, अस्पृश्यता। और ये लॉजिकल सी बात है, जब कभी भी कोई सवाल आ जाए आपके एग्जाम में और ये पूछा जाए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो उत्तर है नो, नथिंग इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफाइंड है ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉर्मूले की बात करता है। किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का अधिकार या तो सुप्रीम कोर्ट को है या पार्लियामेंट को है। तो लॉजिकल सी बात है। तो अनटचेबिलिटी भी डिफाइन नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। तो जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो हम हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, तो हम इसका मतलब कैसे समझें कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि अब मान लो कि मेडिकल हेल्थ में अब कोविड के दौरान अगर कोई दूसरे को छूता नहीं था, दैट इज नॉट अनटचेबिलिटी, क्योंकि इसमें एक डिजीज की प्रॉब्लम थी, बीमारी की प्रॉब्लम थी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि समबडी इज अ प्योर एंड समबडी इज अ पोल्यूटेड। कोई शुद्ध है और कोई अशुद्ध है, कोई शुद्ध है, प्योर है, और कोई प्रदूषित है, somebody is a polluted। तो आप देखोगे ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि कोई शुद्ध है, कोई प्रदूषित है। इस वजह से अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक बड़ी विकृति थी, कि ये बड़ा डिस्टॉर्शन है हमारे समाज के लिए। क्योंकि देखो, मानव का मतलब होता है एवरीबडी इज हैविंग इक्वल डिग्निटी। मानव होने का मतलब होता है कि हम सब में समान गरिमा है। इसको ऐसे भी समझ लो, किसी को डांटने से हमेशा, अगर किसी को आप डांटो तो डांटने वाले व्यक्ति को अच्छा कभी नहीं लगेगा। और वो कैसा भी आदमी हो, अगर किसी से प्यार से बात करोगे उसका रिस्पॉन्स वो प्यार से ही देगा। इसका मतलब वी आर इक्वल। भाई आइसक्रीम खाने पे सभी को अच्छा लगेगा, वी आर इक्वल। अच्छी जगह घूमने पे सभी को अच्छा लगेगा, वी आर इक्वल। तो ह्यूमन बीइंग में ये कह देना कि कोई प्योर है और कोई पोल्यूटेड है, तो अछूत का विचार यहाँ से आया। और इसलिए ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है। यह भेदभाव का सबसे विकृत रूप है। इट इज मोस्ट अ काइंड ऑफ अ निगलेक्टेड फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन और वर्स्ट फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इसलिए आप देखोगे, जब मान लो कोविड के समय किसी को न छूने का मूल कारण क्या था, हेल्थ था। जिसको कोविड हो गया था उसे ये नहीं माना गया वो पोल्यूटेड है, उसे ये नहीं माना गया वो अशुद्ध है, बल्कि उसे ये माना गया कि उसमें कुछ बीमारी है, तो बीमारी दूर हो जाएगी तो ये हम कर लेंगे। इस वजह से आप देखोगे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली इस बात को रखा गया, और ऐसा तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। ये जब अमेरिका में एक प्रॉब्लम थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजाति भेदभाव। तो वहाँ जो अफ्रीकन मूल के लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, या जो सामान्य भाषा में जिनको काले लोग कहते हैं, उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। उसको एंड करने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने बड़ा मूवमेंट किया था अमेरिका में, वो खत्म हो गया। तो उसको जिम क्रो लॉ के नाम से जाना जाता था, अब वो नहीं रहा। अब देखोगे इंडिया में अब अनटचेबिलिटी का, पहले तो अनटचेबिलिटी क्या है,
ये बहुत विकृत किस्म की भेदभाव है। दूसरी बात, जब कहते हैं अनटचेबिलिटी इज एबोलिस्ड एंड प्रैक्टिस, यानी उसका किसी भी रूप में आचरण, प्रैक्टिस, एनी फॉर्म फॉरबिडन द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिजायर डिसेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल। यानी अनटचेबिलिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि करना या न करना किसी की मर्जी पर है, ये दंडनीय अपराध है। ये क्या होगा? दंडनीय होगा। दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, अपराध, क्राइम होगा। यानी अगर आज की डेट में अनटचेबिलिटी किया जाए तो क्राइम होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 17 में लिखा गया है। अब सवाल ये होता है कि दोस्तों, अब ये तो कह दिया गया कि क्राइम होगा, उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखो हमारी डेमोक्रेसी है, विदाउट मेकिंग एनी लॉ, विदाउट मेकिंग एनी प्रोसीजर। हमारे यहाँ किसी को पेनलाइज करने के लिए फर्स्ट एक विधि होनी चाहिए, दूसरा प्रोसीजर होनी चाहिए। इसका मतलब जब हमारे यहाँ किसी को पेनलाइज, तो आर्टिकल 17 की बात को देखा जाए तो न तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, न तो ये कहा गया है दंड का मतलब कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कैसे आप पनिश करोगे, और प्रोसीजर क्या होगा। अब हमेशा आप याद रखो, ऐसा नहीं है बिना प्रोसीजर को आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, और बिना प्रोसीजर के अगर आप पनिश करने लगोगे फिर तो पुलिस की मनमानी हो जाएगी, जिसको चाहेगे पुलिस उसी को पनिश कर देगी। तो दैट इज अ पॉइंट, हमारे रूल ऑफ लॉ है। तो पहला लॉ में बताया जाता है कि कितने क्वांटम, जैसे मान लो कोई करप्शन केस में, करप्शन के लॉ में लिखा गया है ना कि समबडी इज फाउंड गिल्टी, तो जो दोषी पाया जाएगा उसको 2-4 साल, 4 साल की सजा होगी, ऐसा तो लिखा होना चाहिए। और सजा का तरीका क्या है, ये भी लिखा होना चाहिए, एविडेंस कैसे दिए जाएंगे। तो इस वजह से आप देखोगे हमारे यहाँ 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। एक फंडामेंटल राइट, जैसा हमने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में आया उसी दिन अप्लाई हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स है विच नीड पार्लियामेंट्री एक्ट फॉर इन्फोर्समेंट। हमारे कई से पार्लियामेंट्री, हमारे फंडामेंटल राइट है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के बाद ही, जो पार्लियामेंट्री एक्ट के बाद ही वो इन्फोर्स होंगे। यानी आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी संविधान लागू होने के साथ खत्म नहीं हो गई, अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए पार्लियामेंट्री एक्ट लाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए क्या किया गया, पार्लियामेंट्री एक्ट लाना पड़ा, हमें संसदीय विधि लानी पड़ी, तभी तो अनटचेबिलिटी का एबोलिशन होगा। तो ये हमने पार्लियामेंट्री संसदीय अधिनियम लाया 1955 में। तो संसदीय अधिनियम का निर्माण किया गया, इसको लिखा गया अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट, छुआछूत निषिद्ध अधिनियम 1956-55। वो बाद में 1976 में अमेंड करके कह दिया गया सिविल प्रोटेक्शन राइट्स, सिविल संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार। सिविल अधिकार का मतलब होता है राइट टू लाइफ, सिविल अधिकार का मतलब होता है धार्मिक अधिकार। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो बच्चों हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल राइट अलग है, सिविल राइट अलग है। नागरिक अधिकार का मतलब है नागरिकों के अधिकार नहीं, नागरिक अधिकार का मतलब राइट टू लाइफ, बोलने का अधिकार, रिलीजियस राइट, दैट इज सिविल राइट, जो मानव को मानव होने के नाते मिलता है। पॉलिटिकल राइट का मतलब है वोटिंग राइट। सोशल इकोनॉमिक राइट का मतलब है राइट टू एजुकेशन। तो राइट के अलग अलग तरीके होते हैं। सिविल राइट का मतलब है कि धार्मिक अधिकार, जीवन का अधिकार, रिलीजियस राइट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो इस तरीके से बनता है। अब जरा देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब 1976 में बन गया, तो आप कहोगे बताओ इसमें क्या बताया गया। इस अधिनियम में लिखा गया है, तो इस अधिनियम में कहा गया, क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया गया कि अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता क्या है। यहाँ तो हम तो अपने से बता रहे हैं कि अस्पृश्यता है, लेकिन आप कहोगे अनटचेबिलिटी क्या है, तो एक्ट में बताया गया कि अनटचेबिलिटी क्या है, इसमें भी नहीं बताया गया। इसमें भी अनटचेबिलिटी को परिभाषित नहीं किया गया, इसका भी अभिप्राय नहीं बताया गया। बस इस एक्ट में कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताई गई, कुछ ऐसे कार्य बताए गए जो अनटचेबल माने जाएंगे। जैसे कौन से कार्य, मान लो कोई हमारे घर में आए और हम अलग कप में चाय पी रहे हैं, उसको चाय पीने के लिए अलग कप दे रहे हैं, दैट इज अनटचेबिलिटी। मान लो कि आप देखते हो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, गांव वगैरह में लोग किस तरीके से जाति के नाम पर गाली देते हैं, अनटचेबिलिटी। मंदिर मस्जिद, किसी होटल में कास्ट के आधार पर किसी को
आने से रोक दिया जाए, अनटचेबिलिटी। ये एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी के हैं। और हमारे यहाँ तो हकीकत की बात है, अभी भी आप देखोगे ग्रामीण समाज में, रूरल सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उनके अनटचेबिलिटी का राइट क्या है। और बल्कि 89 में एक और भी एक्ट हमारे यहाँ बना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ SC/ST एक्ट। तो 89 में और भी बन गया कि अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, उनके शोषण के विरुद्ध अधिनियम। अब जब ये एक्ट बना तो बताया तो नहीं गया कि अनटचेबिलिटी क्या है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल बता दिए गए कि ऐसी अनटचेबिलिटी है। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि 2 वर्ष की सजा मिलेगी अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी का गिल्टी हुआ, तो दे मस्ट बी पनिश्ड फॉर 2 ईयर्स। अब उसमें 2 साल की सजा मिलेगी। अब सवाल है 2 साल की सजा मिलेगी तो कैसे मिलेगी? देखो हमारे यहाँ जो भी लॉ बनता है क्रिमिनल केस में, जहाँ भी कोर्ट में कहीं भी देखो, सजा का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आप मोटर व्हीकल एक्ट, हमारे जितने क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल एक्ट का मतलब है जो काम समाज के खिलाफ किए जाए। हर क्रिमिनल एक्ट में पहले तो अब सजा की बात है, और दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? अच्छा, दूसरे एक्ट की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो दूसरा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, ये होता है 89 में। 89 बना हुआ है। अब देखोगे इसमें 2 साल की सजा है, लेकिन आप याद रखो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ जो काम करती है, बच्चों ये डेमोक्रेसी खास फायदे हैं। देखो जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, तमाम वेस्ट एशियन देशों में जाओगे वहाँ दंड देने का तरीका अजीब सा है। जैसे कहते हैं कैंगरू कोर्ट, कंगारू कोर्ट आपने नाम सुना होगा। कैंगरू कोर्ट का मतलब है, अब जो वेस्ट एशिया में आप जाओगे, एक आदमी पकड़ा गया तुरंत उसके हाथ काट लिए जाएंगे, किसी की जीभ काट ली जाएगी, किसी को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, इतने सीवियर पनिशमेंट है। तो वहाँ प्रोसीजर की बात नहीं होती, वहाँ प्रक्रिया में तारीख पे तारीख नहीं होती। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कोर्ट का प्रिंसिपल क्या है? 10 आदमी दोषी हैं जो गिल्टी हैं, वो दे कैन बी सेट फ्री, उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक निर्दोष आदमी पेनलाइज नहीं होना चाहिए, ये हमारे यहाँ रूल है। 10 गिल्टी आदमी हैं वो छोड़े जा सकते हैं, वेस्ट एशिया वगैरह अलग तरीके से चलता है कानून। इसलिए हमारी कोर्ट जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी हमारा न्यायालय जब किसी को दंडित करता है, देखो दोस्तों हमारे यहाँ दंड देने की संस्था केवल जुडिशरी है। हमारे यहाँ पुलिस किसी को पेनलाइज नहीं कर सकती। यदि कई बार प्रैक्टिकली पुलिस ही मारपीट देती है, पुलिस को मारने पीटने का अधिकार लॉ देता ही नहीं। किसी भी लॉ में हमारे यहाँ नहीं लिखा गया है, नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर लॉ, तो वहाँ पे लिखा ही नहीं गया पुलिस मार दे किसी को। लेकिन प्रैक्टिकल आप देखते हो हमारे देश तो अब कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, और दिल्ली में कह दिया गया कि क्रैकर्स पटाखे प्रतिबंधित है, उसके बाद बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। तो ये हमारे थोड़ी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कानून कुछ बन रहा है, लोग उसको मानने की तैयारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को पेनलाइज करने का अधिकार केवल कोर्ट को है, ना एग्जीक्यूटिव को है, ना लेजिस्लेचर को है। अब कोर्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोषिता का सिद्धांत। कोर्ट का जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है? जब कोर्ट किसी व्यक्ति को देखता है, यानी यानी सीधी बात कहें तो जब कोर्ट यानी कोर्ट के कटघरे में कोई खड़ा होता है, तो कोर्ट किस प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है? निर्दोष का सिद्धांत, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी निर्दोष मानने का विचार। इसका मतलब है कोर्ट किसी भी व्यक्ति को यह मानकर विचार करता है कि अगला व्यक्ति जिसको पुलिस ने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कोर्ट में कैसे जाएगा? देखो छुआछूत का मामला कैसे आता है? अगर किसी व्यक्ति ने एलिगेशन लगा दिया कि उसके खिलाफ कि एक्स व्यक्ति ने छुआछूत किया है, और आप याद रखो छुआछूत करने वाला वो अधिकारी भी हो सकता है, आम नागरिक भी हो सकता है। अब अगर एलिगेशन लगा दिया तो पुलिस क्या करेगी? उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी और उसके खिलाफ फिर चार्जशीट, इसका मतलब है उसके खिलाफ फिर लिखेगी। और आप देखोगे क्योंकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सिविल राइट्स एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर क्रिमिनल मामले डील होते हैं आईपीसी से, जिसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता बदलने का प्रयास किया गया है। हमारे जो आईपीसी है, इंडियन भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, ज़्यादातर क्राइम हमारे आईपीसी में लिखे गए हैं। तो आप पूछोगे कि आईपीसी में अनटचेबिलिटी को पनिश करने का प्रावधान नहीं था? नहीं, तभी तो ऐसा एक्ट लाया गया। अगर आईपीसी में ये होता तो लाया ही नहीं जाता। ये खास बात थी। इसलिए आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम आईपीसी में नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों तो अंग्रेजों ने नहीं बना रखी थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम सोशल रिफॉर्म करना नहीं था। उनका काम केवल समाज को रेगुलेट करना था। उनका तो समाज को रेगुलेट करना था। अब जरा सोच के देखो, अब ऐसे मामले में निर्दोष सिद्धांत मानने का विचार का मतलब है कि जब पुलिस किसी को आरोप लगाएगी, कोर्ट में ले जाएगी, तो फिर न्यायालय ये मान के विचार करता है, जज ये मानकर विचार करता है कि ये व्यक्ति इनोसेंट है, इसको पुलिस ने फंसाया है, जबरदस्ती लाया है, और ये पुलिस की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एविडेंस लाए, प्रमाण लाए, और पुलिस जब एविडेंस लाएगी, प्रमाण लाएगी, तभी जज उसको गिल्टी मानेगा, दोषी मानेगा। इसे कहते हैं निर्दोष होने का सिद्धांत। तो हमारे यहाँ जुडिशरी मान के चलती है कि जो भी व्यक्ति न्यायालय के सामने आया है वो निर्दोष है। लेकिन बच्चों, ये इस एक्ट में लागू नहीं होता। ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को नहीं मानता। ये खास बात है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है उसको नहीं मानता। इसका मतलब है इस मामले में कोर्ट ये मान के चलता है कि अमुक व्यक्ति ने छुआछूत किया है, यानी यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका उल्टा लागू होता है। कोर्ट ये मान के चलेगा हाँ इस व्यक्ति ने छुआछूत किया है, इसलिए इसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रूव करे किसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए बहुत टफ कानून है ये खास बात है दोस्तों। ये बहुत कठोर कानून है, क्योंकि ये जब जज मान के चल रहा है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, तो ये व्यक्ति का अधिकार है कि उसको डिफेंड करे। और ये अधिकार इसलिए इतना कठोर बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ बात रखी गई कि छुआछूत को प्रतिबंधित किया जाए। तो ये आजकल ऐसा प्रावधान किया गया, और अब देखो कि इसलिए भारतीय समाज में विषमता के हर रूप को पीछे करने का प्रयास किया गया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं अपनी किताब में लिखा था कि स्कूल में पढ़ने के दौरान कई बार स्कूलों में पानी पीने जाते थे तो उनके साथ अलग बर्तन दिया जाता था, उन्हें कुएं पे नहीं जाने की परमिशन थी। इसका मतलब उनके जीवन का भी एक्सपीरियंस ऐसा था। तो आर्टिकल 17 कर दिया गया। अब ऐसे अधिकार की बात तो अमेरिका में है ही नहीं है। अब आप देखिए, अब और अगली बात है आर्टिकल 18, विशेषाधिकार खत्म करना। इन आर्टिकल 18, अब आप देखोगे समानता में अगली बात क्या जाती है, आर्टिकल 18। एक खास बात है दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है और जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, इसमें बड़ा फर्क होता है। अब आर्टिकल 18 क्यों रखा गया, ये बात बड़े ध्यान से देखने की बात है। आर्टिकल 18 इसलिए रखा गया कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अब जरा ये बात कर लें। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक डिफरेंस होता है, और वो क्या डिफरेंस होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप देखोगे बच्चों, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जस्ट अ मिनट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कर दे रहा हूँ। एक सोसाइटी में क्या होता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे क्या होता है, लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक समाज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पे
हर व्यक्ति की गरिमा समान होती है। अब आप देखोगे, और दूसरी बात है, लोकतांत्रिक समाज में जो भी विषमता होती है, जो भी विषमता होती है वो उपलब्धि के कारण, यानी हम ये नहीं कहेंगे लोकतांत्रिक समाज में विषमता नहीं होती। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसी होती है? अब देखो, जहाँ पे हर व्यक्ति बराबर की हैसियत रखता है, हर व्यक्ति की गरिमा बराबर है, वो चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसमें हर व्यक्ति की गरिमा बराबर है। इसका मतलब जो स्टेटस ए को है वही बी को है, वही सी को है, वही डी को है। यानी अब इसीलिए नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक रूप में जीतन मांझी राम का भी वही गरिमा है। आप देखोगे मणिशंकर अय्यर की जो गरिमा है वही राहुल गांधी की है, राहुल गांधी की है जो मोदी जी की है। तो हमारा लोकतांत्रिक समाज ये मानता है किसी की जाति क्या है, धर्म क्या है, इस आधार पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं माना जाता। हाँ, बस एक आधार है बड़ा छोटा मानने का। इसे दोस्तों देखो, हम सबको हम वोटिंग राइट हमने समान दिया है। वी हैव ग्रांटेड इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। इसका मतलब है, लेकिन एक आधार पर कुशलता, क्योंकि एग्जाम्स होंगे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी, एग्जाम के आधार पर, कुशलता के आधार पर हमें बात कह सकते हैं कि समबडी इज एन आईएएस, समबडी इज ए पीसीएस। तो कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, अब कोई उसमें क्लर्क है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन है, इफिशिएंसी की बेस पे है, एंड दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। वो इफिशिएंसी के बेस पे है, कुशलता के आधार पर है, तो ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन संभव है। ये खास बात है। अब जरा सोच के देखो, इसका मतलब है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, क्लर्क हैं, यहां तो विषमता की गई है। इंजीनियर हैं तो आप देखोगे कई कई लोग अपने नाम के सामने लिखते भी हैं इंजीनियर, कई लोग डॉक्टर, तो पीएचडी किया है तो डॉक्टर लिखे। इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होती, लेकिन ये इनइक्वालिटी अचीवमेंट के बेस पे होती है, ये इनइक्वालिटी ओपन होती है, एफिशिएंसी के बेस पे होती है, सभी के लिए ओपन है। तो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की विशेषता है। लेकिन व्हाट इज अ फीचर ऑफ ए फ्यूडल सोसाइटी? जो सामंतवादी समाज होता है वो खास तरीके से काम करता है। अब देखोगे सामंतवादी समाज, सामंत शब्द ही फ्यूडलिस्टिक, जो फ्यूडल सोसाइटी है वो बना हुआ फ्यूड शब्द से, यानी जो जमीन के मालिक हुआ करते थे। अब इसका मतलब है जो जमीन के मालिक थे, तो ऐसी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ धर्म का शासन चलता था, इलेक्शन नहीं होते थे। आज भी दुनिया के तमाम देशों में है ऐसा। ऐसे थोड़ी दुनिया में ख़त्म हो गया ये। अफगानिस्तान में चले जाओ, सऊदी अरेबिया में चले जाओ, ऐसे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी आपको आज भी मिलेंगे। इसकी खास इस यहाँ पे क्या होता है, कुशलता और अचीवमेंट के बेस पे आपका समाज में हायरार्की तय होती है। अदरवाइज एवरी वन इज सेम, क्योंकि कोई भी पद किसी को लेने से रोका नहीं गया है, तो एवरीथिंग इज ओपन टू एनीबडी। लेकिन यहाँ आप देखो जरा, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ जन्म से डिस्क्रिमिनेशन होता है। सोसाइटी इस तरीके से होती है, ऐसे हायरार्किकल। अब देखोगे ये कैसा है, ये जो पिरामिड, पिरामिड हमेशा अधिक्रमता मूलक होता है, हायरार्किकल होता है। पिरामिड हमेशा हायरार्किकल होता है, अधिक्रमता मूलक होता है। देखो जो हिमालय है, हिमालय के टॉप पे कुछ लोग बैठ पाएंगे, नीचे बड़े सारे लोग आ जाएंगे। तो ये अपने आप में अधिक्रमता है, हायरार्किकल, सोपानिक। अधिक्रमता नहीं, गैर बराबरी वाला। तो जब हम ये बराबरी वाले समाज का लक्षण है, ऐसे हमने ड्रॉ किया है। यहाँ हायरार्किकल, तो यहाँ पे क्या है, कौन था, कोई सर था, कोई लॉर्ड था, कोई अर्ल था, कोई, आप देखोगे उसके बाद फिर कोई राय बहादुर था, कोई राय बहादुर था। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से ये टाइटल्स दिया करते थे। ये हायरार्की, ये अधिक्रमता क्या बताती थी कि स्वाभाविक रूप में, ये अधिक्रमता बताती है कि स्वाभाविक रूप में यहाँ पे हम किसी को गैर बराबरी मान रहे हैं। भाई कोई समाज में बड़ा है, उसके आम जनता उसके नीचे बैठती थी, आम जनता की कोई हैसियत नहीं होती थी। अब जरा सोच के देखो, आम जनता की कोई हैसियत नहीं होती थी। अब सवाल है कि ऐसी गैर बराबरी किस आधार पे थी, ये हायरार्की थी जन्म के आधार पे। अब संयोग की बात है, कोई भाई सामंत के परिवार में पैदा हो गया। इसे देखते हो दोस्तों,
डेमोक्रेसी में कभी भी किसी को इस आधार पर महत्व नहीं दे सकते अमुक व्यक्ति उनका बेटा है। अरे बेटा है तो क्या हुआ, ये तो राजा महाराजा वाली परंपरा है कि फलाने नेता के बेटा है, फलाने नेता के भैया है। अरे भैया भैया बेटा है तो घर पे जाओ बैठो यार। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति बराबर है और उसी व्यक्ति को हम स्वीकार करेंगे जो इलेक्टेड है। किसी को केवल परिवार में आने से अथॉरिटी नहीं मिलेगी। और ये होता क्या था, यही था टाइटल, इसी को कहा गया उपाधियां। तो सामंतवादी समाज में क्या दी जाती थी, उपाधि, टाइटल्स। तो टाइटल्स कैसे दी जाती थी, जन्म के आधार पे। यहां कोई इफिशियंसी की बात नहीं थी। और खास बात है, टाइटल देने का मतलब क्या था कि कुछ लोग दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम व्यक्ति तो बिल्कुल यहाँ दबा हुआ कुचला था। आम व्यक्ति तो बिल्कुल दबा हुआ कुचला था, आम व्यक्ति की हैसियत नहीं थी। इसलिए अब देखोगे टाइटल का मतलब है जो, और कई बार जो लॉयल्टी के आधार पर दी जाती थी। और लॉयल्टी का मतलब है, जो लोग कहा करते थे कि महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, वही महारानी खुश हो गई। और दोस्तों बल्कि आपने देखा कभी देखना एक मूवी देवदास। तो देवदास में बाकायदा उसमें शाहरुख खान ने एक्टिंग की है। तो शाहरुख खान के पिता की जो भूमिका में है, उसने कहा है कि देखो हमें तो अंग्रेजी सरकार सर की उपाधि देने वाली है और तुम एक नाचने वाली के पीछे पड़े हो। तो दोस्तों ये बताओ, नाचने वाले का कोई खराब काम है क्या? नाचने वाला कोई खराब काम तो नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान देने की बात है। लेकिन हमारे सामंतवादी समाज में क्या है, कोई व्यक्ति जन्म से सुपीरियर हो गया, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। किसी परिवार में पैदा होने से कोई प्रभावी नहीं हो जाएगा, राजा के प्रति स्वाम भक्ति रखने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। और ये डेमोक्रेसी इक्वलिटी दोनों खिलाफ है। दैट इज अ टाइटल। उपाधि क्या करती है, सामंतवादी समाज की विशेषता है। उपाधि क्या करती है, ये विषमता पैदा करती है। उपाधि क्या करती है, समाजवाद खिलाफ है। इसलिए बच्चों हमारे तो एक बड़े समाजवादी टीचर थे। सच मानो, हम लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति की पहचान दो होनी चाहिए, मिस्टर। देखो लोगों के नाम के आगे एक ही लिखा, या तो मिस्टर या मिसेस, मिस्टर या मिसेस, और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अभी ना आजकल देखो पूंजीवाद की दुनिया है बच्चों। आज तो है बॉस, बिग बॉस, सर। तो हमारे एक समाजवादी टीचर थे जो इस बात पे भी ऑब्जेक्शन कहा करते थे, क्योंकि जब बच्चे उनको सर कहते थे तो बोलते थे नहीं नहीं, ये सर पूछ नहीं, मिस्टर एंड मिसेस, सबको नाम से बुलाओ। इसलिए अब देखोगे हमारे यहाँ पे दोस्तों सामंतवादी समाज की विशेषता क्या है, महिलाएं, यदि दैट इज नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, महिलाएं पति को क्या कहती है, स्वामी। स्वामी उमी सब गए, इस स्वामियों का जमाना गया बच्चों। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, टाइटल्स मना हो गई। और जेबी कृपलानी ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा, न टाइटल्स गवर्नमेंट देगी, न कोई टाइटल्स कंटिन्यू रहेगी। इसलिए हमें टाइटल्स पे बात करनी पड़ी, उपाधियों की बात करनी पड़ी। उपाधि हटाओ। उपाधि विशेषाधिकार पैदा करते हैं, इसका मतलब है इन्हें विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार क्यों है, ऐसा नहीं कोई एग्जाम पास किया, कोई प्रतिभाशाली लोग हैं। ये विशेषाधिकार इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि किसी परिवार में पैदा हुए, क्योंकि जन्म से मिल गए, बड़े परिवार में पैदा हो गए, और अंग्रेजों की स्वामी भक्ति करते थे, लॉयल्टी करते थे। दैट इज अ पॉइंट ऑफ आर्टिकल 18। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 18 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 18 में इस बात को लिखा गया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। अब आर्टिकल 18 देख लो आप। तो अब देखो, अब आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 18 में कहा गया है कि किसी प्रकार की नो टाइटल, यानी राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा। अब यहां देखो बच्चों, यहां विद्या का मतलब एजुकेशनल है, यानी राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। जो बात ध्यान है कि राज्य नहीं देगा, कोई उपाधि नहीं देगा। लेकिन दो एक्सेप्शन है, विद्या, सेना। अब देखो सेना का मतलब है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस सेना की टाइटल्स हैं। और सच मानो आप कहोगे उपाधि है, तो बच्चों नहीं, ये पुरस्कार है। आप याद रखिए, अब कोई अपने नाम के सामने इंजीनियर लगा सकता है, क्योंकि ये उपाधि नहीं है, एक तरीके से ये शिक्षा के द्वारा हमने प्राप्त की है। कोई अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है, ये क्या है,
विद्या या नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक, दो एक्सेप्शन है, यानी सेना के लिए और एकेडमिक का मतलब है यहाँ शिक्षा के लिए, विद्या विशुद्ध हिंदी लिख दी गई है, विद्या के लिए ये मना किया गया है क्योंकि सब पुरस्कार है। भाई आप याद रखो, अगर पीएचडी किसी ने किया है तो परिवार में पैदा होने से किसी को पीएचडी नहीं मिलती, और न परमवीर चक्र। अरे जाके सेना में लड़ोगे दोस्तों, विक्रम बत्रा तक लड़ना पड़ेगा तब तो अशोक चक्र मिलेगा, महावीर चक्र मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी कि अंग्रेजों गुणगान करने पे हाँ मैडम बहुत अच्छा आप, और तुम्हारा महारानी गुणगान करने पे परम चक्र मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ये बात, स्टेट कभी हमारी टाइटल नहीं देगा। दूसरी बात, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भारत का नागरिक विदेशों से भी कोई टाइटल नहीं लेगा, न तो भारतीय राज्य देगा और न हम विदेश से ले सकते हैं, विदेशी भी राज्य कोई नहीं देगा, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। कोई भारत का नागरिक किसी विदेश से कोई टाइटल नहीं लेगा। अब देखो दोस्तों, कई बार हमारे यहाँ बिला वजह लोग विवाद पैदा करते हैं, कई लोग तो खुराफाती लोग हैं, बस केवल वो कोई ना कोई मामला लेकर उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाएंगे। एक बार दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार ने निशाने पाकिस्तान दे दिया, तो कोई आदमी उच्चतम न्यायालय पहुंच गया, उनका माय लॉर्ड ये देखो ये उपाधि ले रहे हैं पाकिस्तान सरकार से, दुश्मन राज्य से। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अरे उपाधि नहीं है, पुरस्कार है पहला। सच मानो बच्चों, लोकतंत्र के आने के बाद सामंतवाद दुनिया में ज़्यादातर देशों में खत्म हो गया है, और आजकल उपाधि का जमाना तो है ही नहीं है, आजकल उपाधि का जमाना नहीं है। लेकिन एक खास बात है, उपाधि का जमाना नहीं है तो विवाद किस बात पैदा हुआ। अब देखो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या शुरू किया, भारत में विवाद इसी बात पर पैदा हुआ कि ये तो संविधान कह रहा है उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी यानी नेहरू सरकार के द्वारा, नहीं आज़ादी के बाद एक विवाद इस बात पर आया कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अब ये सब दिए जाने लगे, पद्म विभूषण, पद्मश्री। अब दोस्तों देखने में लगता है, अब भारत सरकार के द्वारा जब दिए जाने लगे, विवाद बड़ा विवाद इतना हुआ कि सच मानो जनता पार्टी सरकार, मोरारजी भाई देसाई, अच्छा मोरारजी भाई देसाई कैसे प्रधानमंत्री जी गुजरात के थे। और बच्चों यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं है, लेकिन आप याद रखना यूपी का जो नहीं है वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं। अब यहाँ कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे, सर अब यूपी की तारीफ कर रहे हो। नहीं बच्चों, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है कि अगर आप यूपी में कोई 80 लोकसभा सीट है, तो मोरारजी भाई देसाई जो प्रधानमंत्री बने वो गुजरात से थे, इसलिए बेचारे कमजोर रह गए। अगर काश वो यूपी से होते तो पावरफुल पीएम होते। और मोरारजी भाई देसाई 77 में गवर्नमेंट में आए और उन्होंने कह दिया भाई देखो ये समाजवाद के खिलाफ है, उन्होंने सारी पुरस्कारों को बंद कर दिया। क्योंकि देखो दोस्तों, न भारत रत्न जैसे अकबर के 9 रत्न, तो भैया अगर कोई भारत का रत्न है यार, सचिन ठीक है सर, अच्छी बात तो है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए, तो दोस्तों हम आप क्या हैं, भारत के कोयले हैं, लोहा है, मतलब लक्कड़ है, क्या है, अजीब सी बात नहीं लगती देखने में। भारत रत्न, पद्म विभूषण है, भाई कोई विभूषण है तो क्या मतलब हम लोग क्या है दोस्तों, खरदूषण है, हम क्या हैं भारत के। इसी बात पे जनता पार्टी सरकार ने कहा ये कौन सी बात है, ये भी उपाधि है, खत्म करो इसको। लेकिन हकीकत की बात ये भारत सरकार दे रही थी, उपलब्धि के आधार पे दे रही थी, तो क्या ये भी पुरस्कार था। इस बात पे विवाद हुआ, लेकिन 80 जब इंदिरा गांधी सरकार फिर 1980 में आ गई, और 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने कहा देखो भाई सब पुरस्कार शुरू किया जाए, ये जनता पार्टी बेकार की बात करती है। फिर शुरू हो गया मामला, लेकिन ये विवाद उच्चतम न्यायालय ने हल कर दिया। इसलिए आप देखोगे फंडामेंटल राइट की रक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। जब ऐसे सारे विवाद आते हैं तो एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो इन सब मामलों को सेटल करता है, और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था क्या, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये ठीक वैसा है जिस तरीके से ये सारी बातें हैं, या दोनों में कोई अंतर है। तो दोस्तों थोड़ा सा अंतर के पहले ये भी बता दें कि आर्टिकल 18 में और क्या लिखा गया है। आर्टिकल 18 में ये भी लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार का नागरिक नहीं है, लेकिन
किसी लाभ के पद पे है। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अरे भाई जब भारत का नागरिक नहीं है तो विदेशी ही तो है। लेकिन वो कोई लाभ के पद को भारत में धारण कर रहा है या राज्य के अंतर्गत ट्रस्ट में है। दोस्तों, लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे यहाँ संविधान में परिभाषित नहीं है। लाभ के पद के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखा है 1959 का, और उसके हिसाब से लाभ का पद क्या है, जो एक्ट में पद के नाम लिखे गए हैं वो लाभ के पद हैं, बाकी कोई पद लाभ का नहीं है। यानी हमारे यहाँ लाभ के पद का मतलब है जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने बना रखा है एक्ट, वो क्या है 1959 में, और उस एक्ट में जो लिखा गया लाभ का पद है। यानी लाभ का पद उस एक्ट में लिखा गया तो है, नहीं है तो नहीं है। यानी हमारे लाभ के पद परिभाषित करने का तरीका नहीं है कोई पैसा पा रहा है, कोई किस पद पे है। पद से, पैसे से हमारे यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद निर्धारित नहीं होता। लाभ का पद निर्धारित नहीं होता। इसीलिए बड़ी खास बात है कि देखोगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ट्रस्ट। ट्रस्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पतंजलि का भी ट्रस्ट है, लेकिन ये प्राइवेट ट्रस्ट है। हमारे तमाम लोगों ने सामाजिक काम करने के लिए ट्रस्ट बना रखा है, लेकिन एक गवर्नमेंट का भी ट्रस्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरी में, पूर्व प्रधानमंत्री और तीन मूर्ति भारत सरकार का ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट कोई प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा गया है ट्रस्ट जो गवर्नमेंट के अंतर्गत हो। तीन मूर्ति जो दिल्ली में प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है, इसका मतलब कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत सरकार किसी ट्रस्ट में या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहा है, तो वो टाइटल तो ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है, पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि टाइटल ले सकता है कंडीशनल। भारतीयों के लिए तो राष्ट्रपति की मंजूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अब कोई विदेशी नागरिक है तो भाई विदेशी, अब कोई मान लो कोई कंडीशन ये है, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल ये कह रहा है, मान लो कोई फ्रेंच व्यक्ति है, लेकिन तीन मूर्ति में काम कर रहा है। अब उसे फ्रेंच गवर्नमेंट टाइटल देना चाहती है। हकीकत की बात तो यह है कि अब कोई गवर्नमेंट टाइटल देती ही नहीं, सब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो गई। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट टाइटल दे रही है तो फ्रेंच गवर्नमेंट से टाइटल ले सकता है। कंडीशन अप्लाई है कि भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पहली परमिशन जरूरी है, ये शर्त रख दी गई है। और राष्ट्रपति ऐसी परमिशन क्यों देगा? राष्ट्रपति ऐसी परमिशन कैसे देगा? अच्छा, कई बच्चे बड़े इमोशनल हो जाते हैं स्टेट को लेके। अरे बच्चे चिंता मत करो, हम सब स्टेट की तारीफ समय समय आने पे करेंगे, लेकिन एक बात तो याद रखना, ये सच बात है, यूपी में रहने का फायदा है कि पीएम बनने की दावेदारी तो अपने आप आ जाती है। एग्जाम्पल है, इसलिए मोदी ने क्या किया, बड़ोदरा से सीट वाराणसी बदल ली। जरा सोच के देखो कभी, यही तो हकीकत है। लेकिन इस पे भावनात्मक होने की आवश्यकता है। सब राज्य की अपनी अपनी विशेषता है, मैं सब राज्य पर आऊंगा। तो ये पहली बात लिखी दे, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 3 कर दिया गया है, 18 का क्लॉज 3 है। इसका मतलब किसी भी मामले में किसी भी तरीके से यहाँ पे टाइटल नहीं दी जा सकती। एंड नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। अब देखो, नो पर्सन का मतलब है चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। यहाँ क्या लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ लिखा है नो पर्सन। नो पर्सन का मतलब है, पर्सन मतलब देसी विदेशी दोनों, सिटीजन मतलब केवल देसी, देसी मतलब पीने होने वाली नहीं, देसी मतलब यहाँ भारत का नागरिक। तो अब देखोगे, इसीलिए कहा होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। बात उसके बाद लिखा क्या है, एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, उपहार, इमोलुमेंट, उपलब्धि और ऑफिस, पद नहीं लेगा। यानी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18 उपाधि के बारे में बात नहीं करता। ये उपाधि के बारे में बात नहीं करता, ये तो ये कह रहा है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, चाहे विदेशी है, लेकिन भारत के किसी लाभ के पद में है या किसी सरकारी ट्रस्ट में काम कर रहा है, अगर वो तभी उपाधि लेगा, तभी वो कोई उपहार लेगा। उपहार का मतलब है कि मान लो फ्रांस में, अब मान लो कि कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है और भारतीय सरकार के अंतर्गत है जर्मन,
अब जर्मन सरकार उसको मर्सिडीज देना चाहती है, ये भेंट है, प्रेजेंट है। और आप जानते हो दोस्तों, बिला वजह दुनिया में कोई उपहार तो देता नहीं। उपहार अगर देना चाहती है तो स्वाभाविक रूप में कि कहीं न कहीं राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। और इमालूमेंट उपलब्धि, यानी कोई काम देना चाहती है, किसी पद पे बैठाना चाहती है, तो ही पूछना पड़ेगा। इसका मतलब इसे ये ध्यान में रखा गया जिससे हमारे संविधान में किसी पद पे बैठा व्यक्ति दूसरे देश की निष्ठा न रखे। इसलिए आर्टिकल 14 में केवल उपाधि को मना किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और एक खास बात है, इस उपाधि को मना करने और प्रतिबंधित करने का ये मतलब नहीं है। तो एक सवाल बाकी रह गया, क्या ये सारी उपाधियां और ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ये सारी बातें एक ही जैसी हैं? तो फिर उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया। और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया बालाजी राघवन केस। तो देखो, टाइटल की बात को सुप्रीम कोर्ट ने हल किया और दैट इज अ लैंडमार्क। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज सेट बाय बालाजी राघवन केस। और सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में क्या कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड अवार्ड। तो जो उपाधि है, टाइटल है, वो अलग है, इसलिए पुरस्कार अलग है। तो आप जानते हो कि अलग क्या है, मैंने पहले बता दिया। पुरस्कार अलग है, अवार्ड अलग है। दोनों बातों में फर्क होना चाहिए। और इसका मतलब है फिर भारत रत्न क्या है? अवार्ड है। पद्मश्री क्या है? अवार्ड है। पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब अवार्ड है। उपाधि क्या है? तो फिर राय बहादुर, सर, अर्ल, ये क्या है? उपाधि है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में यह बात कह दिया कि उपाधि और पुरस्कार अलग अलग है। इसीलिए जो पुरस्कार होता है वो कुशलता पर दिया जाता है, दैट इज सेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन बालाजी राघवन केस। एंड अवार्ड क्या है? विच इज कन्फर्ड फॉर द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलेंस। क्योंकि दोस्तों, कुशलता या उत्कृष्टता का भी सम्मान होना चाहिए। हमने पहले कहा था कि समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं एक टका सिर भाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे भाई, जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को जब हमने भारत रत्न दिया, तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन हकीकत की बात यह है, ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं दिया, ये तो भारत रत्न पूरे भारत को दिया और बाकी युवाओं को प्रोत्साहित किया कि भाई आप भी अच्छा काम करो। युवाओं को प्रोत्साहित कर दिया कि आप भी अच्छा काम करो, यानी आप केवल इससे आप भी अच्छा काम करोगे आपको भी मिलेगा। इसका मतलब है ये उत्कृष्टता के लिए है, समाज में सभी के लिए है, जन्म से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिलती है। इसलिए ज़्यादा आवश्यकता किस बात की है? ज़्यादा आवश्यकता किस बात की है कि हकीकत में ये पुरस्कार सभी को पारदर्शी रूप में मिले। कई बार दोस्तों गड़बड़ी क्या हुई भारत रत्न पद्मश्री देने में कि पता सरकार ने अपने पार्टी के लोगों को दे दिया, ये गड़बड़ी हुई है। तो ये समानता के विरुद्ध नहीं है, बिकॉज इक्वलिटी एंड इफिशियंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। तो समानता के विरुद्ध ये बिल्कुल नहीं है। तो ये पुरस्कार और उपाधि में फर्क है, उपाधि अलग है, पुरस्कार अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा बालाजी राघवन केस में, यह लैंडमार्क केस है, अन्यथा दोस्तों डिस्प्यूट करने वाले तमाम मामले में चले जाते हैं। हमारे तो एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में यहाँ तक चला गया कि भाई बापू हम क्यों कहते हैं, बापू गांधी को बापू क्यों कहते हैं? अरे भाई, उच्चतम न्यायालय कह रहे भाई सम्मान से हमने किसी को कह दिया, सरदार कह दिया, बाप, ये कोई पूछने की बात है? ये सब तो बिला वजह की डिबेट है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने बात यह भी कही अपने बालाजी राघवन केस में कि अब सवाल है कि मान लो कि ठीक है हम तो पुरस्कार दे सकते हैं, पुरस्कार है, तो मान लो कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने इस पुरस्कार का यूज कर रहा है तो क्या करें? तब आप क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी को अपने नाम के सामने यूज नहीं करना चाहिए। और हकीकत है बस दोस्तों, जब होता कि मान लो कि 26 जनवरी, अब दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पे, 15 अगस्त के मौके पर जो ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, जब ऑफिशियल कार्यक्रम होता है तो सबके सीट अरेंजमेंट होते हैं, बैठने की व्यवस्था होगी कि प्रेसिडेंट कहाँ बैठेंगे,
ये बात ध्यान देने की है। क्लास में क्या होता है, जो जहाँ आया वहीं बैठ गया। पीएम कहाँ बैठेंगे, वहाँ पे सीएम कहाँ बैठेंगे, मिनिस्टर्स कहाँ बैठेंगे, सबके सीटिंग अरेंजमेंट, सबके नाम लिखे होते हैं। तो कोई पब्लिक प्रोग्राम होता है, सबके नाम लिखे होते हैं। संयोग की बात है, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ऐसे कार्यक्रमों, हम आप ऐसे कार्यक्रमों में बैठ ही नहीं सकते। कौन ने बैठना पड़ेगा, बिल्कुल। ये पावरफुल होने का प्रमाण है बच्चों। हम आप तो बैठ ही नहीं सकते, लेकिन जो भारत रत्न अवार्डी है उसको छठी रो में बैठाया जाए, लेकिन इसको 6th पोजीशन मिलती है, 6ठा पोजीशन उसको मिलता है। इसका मतलब है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, गवर्नर, इस तरीके से क्रमिकता है, सीक्वेंस है कि कहाँ पब्लिक प्रोग्राम में कौन किस ऑर्डर में बैठेगा। उस ऑर्डर में भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर बैठता है। अब जरा सोच के देखो, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वो, अगर कोई भारत रत्न प्राप्त होने वाला व्यक्ति होगा और वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के कार्यक्रम में जा रहा है, तो किसके साथ बैठेगा? वो नितिन गडकरी के साथ बैठेगा। और हम आप किसके साथ बैठेंगे? फुक्कड़ लोगों के साथ। यही तो समस्या है। तो अब तो ये भेदभाव हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा भेदभाव ना हो और कोई व्यक्ति पे नाम के सामने इसका यूज न करे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। तो सीधी सी बात है, कुछ मिसयूज हो जाते हैं, लेकिन राइट टू इक्वलिटी यही है। इसलिए अब हमने स्वाभाविक तौर पर राइट टू इक्वलिटी या 14 से लेकर 18 तक के इस बात को खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम आज़ादी की तरफ आगे चलेंगे। अब हम आज़ादी की तरफ आगे चलेंगे। अभी तो हमने इक्वलिटी की बात देखी, और एक खास बात है हमारे संविधान निर्माताओं में, फिर हम फंडामेंटल राइट की तरफ घूमे। खास बात है दोस्तों, सोवियत संघ में केवल समानता दी गई। जब समाजवादी लोग आए, समानता, और समानता जरूरी है। देखो दोस्तों, अगर समानता नहीं होगी तो सब लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाज बड़ा खराब होगा। यानी ऐसा समाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई खा के मरे और कोई बिना खाए मरे। और इसीलिए एक शायर ने कभी कहा है कि समानता नहीं होगी तो लपक चाटते झूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। इसका मतलब है विषमता नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, नॉर्थ कोरिया में एक और होती है, कई बार चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है। उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ कि पता चला समानता देने के नाम पे आज़ादी छीन लिया। चीन में जाके देखो अब, जैक मा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन चीनी सरकार ने उनको बैठा दिया नीचे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या बच्चों ये बताओ, समानता के नाम पे आप आज़ादी को कोई हाईजैक कर ले तो आप मान लोगे? तो आप याद रखने की बात है कि हम इक्वलिटी की बात जब भी करते हैं तो हमें याद रखना है कि हम लिबर्टी की बात नहीं छोड़ेंगे। इसे अमेरिका में आप जाओ, क्योंकि हकीकत की बात है कि जहाँ इक्वलिटी मिली वहाँ लिबर्टी मिल गई या नहीं मिली। तो हकीकत की बात यह है कि जहाँ इक्वलिटी मिली लिबर्टी मिल गई जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ लिबर्टी मिली इक्वलिटी मिल गई। इसलिए आप अमेरिका में जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, यूरोप में जाओ, आपको इक्वलिटी भी दिखेगी, लिबर्टी भी दिखेगी। नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि इक्वलिटी के और मतलब हो जाता है दोस्तों, इक्वलिटी का बड़ा खराब मतलब होता है, सबको गरीब बना दो। भाई गाँव में किसी के पास 6 भैंस है, किसी के पास 1 है, एक को 5 देना ज़्यादा कठिन काम है, 6 से छीन के सबको बांट देना ज़्यादा कठिन आसान काम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि समानता, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता सब गरीब हो जाए। नॉर्थ कोरिया में ऐसे हो गया। इसे नॉर्थ कोरिया में लोग कहते हैं घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। तो दे आर रेडी टू ईट ग्रास फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बम। तो ये बड़ी अपने आप में विडंबना की बात है। लेकिन अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? आर्टिकल 19। अब हम देखेंगे आज़ादी। वो दोस्तों, संविधान सोचो, संविधान आपकी लाइफ में हर जगह चल रहा है। संविधान केवल आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि आप जरा सोच के देखो आज़ादी, और दोस्तों आज़ादी तो हर जगह हम देख रहे हैं। कहाँ आज़ादी, कहाँ काम देखते हैं? जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी बड़े भाई ने कह दिया ये क्या पहन के जा रही हो, ये कोई पहनने का तरीका है? आज़ादी। यानी बच्चों सच मानो, रोज ही रोज तो आज़ादी का संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक आज़ादी का संघर्ष तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ किया। इससे शायद हमारे भारतीय संविधान निर्माता जानते थे कि लिबर्टी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
लेकिन सवाल यह है, एक आज़ादी का संघर्ष तो हम आज भी करते हैं अपने ताऊ के खिलाफ। अब दोस्तों कुछ भी, अब हम मान लो रात में घर में देर से आ रहे हैं, तो ताऊ पूछ देगा कि भाई ये बताओ कहाँ से आए हो, वेर यू आर कमिंग। अब एक अजीब सी बात नहीं भाई, आज़ादी पे तो खतरा है, ये तो आज़ादी पर खतरा है। इसका मतलब है आज़ादी का कॉन्फ्लिक्ट तो हम रोज़ रोज़ देखते हैं। मान लो कभी हमने अच्छा हेयर स्टाइल बना लिया, घर के बड़ों बच्चों ने ठास दिया। और आपने अगर गुल्लक 2 देखा होगा, गुल्लक जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, उसमें क्या हुआ, एक छोटा भाई कह रहा है चलो भाई अच्छे से कलर कला के बाल कटवाते हैं। बड़े भाई ने क्या किया, उस कटोरा कट, मशरूम कट कटवा दिया। इसलिए दोस्तों आज़ादी के ऊपर हमारे ऊपर हमेशा खतरा होता रहता है। और कई बार तो आजकल तो फीमेल्स कहती हैं कि भैया अंग्रेज चले गए वो समस्या नहीं है, जब तक हस्बैंड रहेगा तब तक समस्या है, जब तक हस्बैंड रहेगा तभी तो सब समस्या है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा कि आईएएस कहाँ बैठेगा सर, कि अच्छा वो अब उनको आर्टिकल 18 की बात तो पूछ रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, आईएएस बहुत पीछे बैठता है, आईएएस की हायरार्की नहीं तय की गई है। आईएएस रो बहुत पीछे बनती है। इसीलिए नेता होने के तो बड़े फायदे हैं। अब जरा देखो आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की आर्टिकल की आज़ादी की बात की गई है, तो वैसे भी देखोगे इनके सबके भी सीक्वेंस है, पहले एक बार हम देख लें फिर समझ लें। आर्टिकल 19 पहले हमने बताया नागरिक को दिया, सिटीजन्स को है, क्योंकि दोस्तों अगर विदेशियों को दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप में अब इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कैनेडियंस एंड द फ्रेंच दे आर नॉट नोइंग अबाउट इंडियन कंडीशंस। तो होगा क्या, देखो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका मतलब है सबसे बड़ा महत्व। देखो आज़ादी में भी जिस बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो आज़ादी बाल कटाने की भी हो सकती है, आज़ादी बाइक चलाने की हो सकती है, आज़ादी कपड़े पहनने की हो सकती है। अरे आज़ादी का संघर्ष तो रोज ही रोज देख रहे हैं, लेकिन व्हाट इज मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसलिए बच्चों देखोगे इसी बात पे बड़ा झगड़ा चलता रहता है। और अगर सारे वैसे तो सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन व्हाट इज मोस्ट फंडामेंटल, दैट इज लिबर्टी। और अब हम लिबर्टी को पढ़ेंगे तो इक्वलिटी के बाद में रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सच मानो, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है, वाक और अभिव्यक्ति की वाक स्वतंत्रता। देखो बोलने का मतलब है हमने बोला, एक्सप्रेशन इज वाइडर टर्म। एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमने किताब भी लिख दिया, फिल्म भी बना दिया, और हमने वेब सीरीज बना दी, व्हाट्सएप, फेसबुक। सच मानो सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम आर्टिकल 19 करते हैं। पूरी लाइफ में कभी आप ध्यान से देखना किस चीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, तो आर्टिकल 19। कैसे, क्लास कमरे से निकले, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19। फिर आगे बढ़े, फिर हमें लगा दीपावली की छुट्टी हो रही है, चलो कहीं घूम टहलाते हैं, आर्टिकल 19। फिर हमें लगा कि भाई पढ़ लिख के कहीं प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस करते हैं, आर्टिकल 19। और हमें लगा कि स्टूडेंट थोड़ा यूनियन बना लेते हैं, आर्टिकल 19। फिर हमें लगा कि कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आर्टिकल 19। अगर कोई रैली करो, आर्टिकल 19। प्रोटेस्ट करो, आर्टिकल 19। धरना करो, आर्टिकल 19। कहीं जाके रुक जाओ, बहुत सारे बच्चे अलग अलग रीजन से दिल्ली में आते हैं, आर्टिकल 19। प्रोफेशन करो, आर्टिकल 19। ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19। यानी आर्टिकल 19 इट इज़ नॉट ये समझ लो, ये जैसे कि अर्थक्वेक में एपिसेंटर होता है, वैसे फंडामेंटल राइट के एपिसेंटर आर्टिकल 19 है। होता नहीं था कि भाई जब रावण मर नहीं रहा था तो ये हुआ कि भाई रावण के नाभि में तीर मारो, दैट इज एपिसेंटर। वैसे ही एपिसेंटर ऑफ एंटायर फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल 19। और सच मानो दोस्तों, अगर आदमी को बोलने न दिया जाए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ह्यूमन बीइंग होने क्या मतलब है। अरे दोस्तों, बोलने की कितनी बड़ी बात है। अब देखो जब भी हम बोलते हैं, और मैं आपको एक देवदास फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग बता दूं कि अब बोलने पे कैसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये बात
और अब तो हमारे यहाँ इतनी फ्रीडम है कि अब तो हमारी इतनी फ्रीडम है, जरा सोच के देखो कि अब तो फिल्मों में बाकायदा सॉन्ग आता है कि अब करूँगा गंदी बात गंदी बात गंदी बात। पहले ऐसा परमिशन नहीं था। और जब बोलने की आज़ादी की बात आती है बच्चों, ओ माय गॉड, व्हाट ए फैबुलस डॉक्यूमेंट दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब बोलने की बात आती है तो जरा सोच के देखो, किसी ने कह दिया, यानी माँ ने कहा, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा पारो छोड़ दो, पिता ने कहा घर छोड़ दो। कमाल की बात है यार, क्या क्या छोड़ दें। रोज ही कोई ना कोई हमें लोग बात करता है, रोज ही कुछ कुछ कहेंगे, ये करो ये करो। इसे मेरी मर्जी दोस्तों, व्हाट ए लिबर्टी। अपनी भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, आई एम फ्री। और सच मानो हमारे यहाँ तो भी फ्रीडम का कई बार हम यूज़ करते हैं। और आपने सुन लिया कि अरे सर ये तो फ्रीडम है, और जब भी कहीं कहीं बोल दिया घर वाले जाके कूट दिए। घर घर ने कहा किसकी क्लास कर रहे हो? मेरी क्लास। कभी घर वालों को मत दिखाना बच्चों, नहीं तो कहेंगे अरे ये तो टीचर बच्चों को प्रोवोक कर रहा है बोलने के लिए। लेकिन सच मानो हमने बोला ना होता तो मोनार्की कैसे जाती, राजा की शक्तियाँ कैसे गई बोलने से। चर्च की शक्तियाँ, अरे बड़े बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे चर्च के पावर के खिलाफ हमने बोला। बोलने से तो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। जिस दिन हमने बोलना छोड़ दिया, सोचो फिर रहने का कोई मतलब है क्या? कमाल की बात है यार। इसलिए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी बात की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को बोलने की आज़ादी है। और इसलिए बोलने का मतलब है कि फिल्म बना लेना, लेकिन सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड कैसे हैं? अब आप देखोगे जब बोलेंगे, अरे भाई बोलने के लिए कहीं ना कहीं आपको असेंबली तो करनी पड़ेगी, अकेले तो बोलोगे नहीं कमरे में। आप कहोगे ना ना सर वॉशरूम में खूब गाते हैं। तो अब बोलने के लिए कोई क्लास चाहिए, कोई असेंबली चाहिए, रामलीला मैदान चाहिए। इसलिए बोलने के लिए क्या होनी चाहिए? असेंबली होनी चाहिए, लेकिन पीसफुल होनी चाहिए। ये तमंचे पे डिस्को नहीं होगा, याद रखना। AK-40 अब देखो मणिपुर में लोग असेंबली कर रहे हैं, लेकिन आर्म्स के साथ नॉट अलाउड। निरंकारियों का असेंबली संभव है। तो एक बार मैं किसी निरंकारी के कॉन्फ्रेंस में गया था, तो निरंकारी बाबा बोल रहे थे कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। एक दादाजी थे बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा दादाजी ये बताओ, बाबा बोल रहे हैं बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो निरंकारी जी ने कहा टेंट के अंदर दादा की बात मानेंगे, उसके बाहर अपनी बात मानेंगे। तो हमारे कमाल कमाल के लोग हैं। इसलिए बोलेंगे कब? जब कॉन्फ्रेंस होगा। बोलेंगे कब? जब पीसफुल असेंबली होगी। और उसके बाद अब एक बार असेंबली हो गई, एक बार मेल मिलाप हो गया, दोबारा भी तो मिलना है। तो दोबारा मिलना है तो फिर क्या, यूनियन और एसोसिएशन। और 97th अमेंडमेंट से हमारे ये भी हो गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 97th अमेंडमेंट से ये भी हो गया है कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी निर्माण किया जा सकता है। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे गांव के ही कुछ लोग एक ऐसे समाज का निर्माण कर लें जहाँ उनको सामूहिक फायदे हों, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद यूनियन एसोसिएशन। अब देखो बच्चों, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते होंगे वो क्या, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते होंगे या पढ़ रहे होंगे वो क्या बनाते हैं? NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। किसानों का संगठन आपने सुना होगा, अखिल भारतीय किसान यूनियन। ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट है, ये यूनियन है। और हमारे एसोसिएशन तो इतने हैं, रिक्शा चलाने वाले के एसोसिएशन, वकीलों के एसोसिएशन, सब एसोसिएशन है। यही डेमोक्रेसी खास बात होती है। और पॉलिटिकल पार्टी भी तो एसोसिएशन ही है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, इसीलिए एक खास बात है कि उसके बाद क्या है, जब हम कुछ बनाएंगे दोस्तों, जब हम कोई यूनियन बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, तो पूरे भारत में आना जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करेंगे, सम्मेलन करेंगे। तो क्या होगा? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में आना जाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। एक ही जगह तो बैठे नहीं रहेंगे। और अब दोस्तों आजकल ये बात भी देखने की ज़रूरत है कि जब पूरे भारत में आए जाएंगे तो अरे कहीं रुकेंगे, तो कहीं रुकेंगे कहीं बसेंगे।
रिजाइड एंड सेटलमेंट, कहीं रुकेंगे तो अच्छा किसी बच्चे ने कहा पान की गुमटी एसोसिएशन क्या, और किसी बच्चे ने पूछा सर क्या सरकार संविधान बदल सकती है? अरे बच्चे, हम आपको आगे आएंगे, सरकार संविधान थोड़े मोड़े बदल सकती है, नहीं बदल सकती। इन संविधान के नाखून नाखून काट सकती है, दिल नहीं बदल सकती। अरे कई बार हमारे बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, वैसे सरकार भी संविधान के नाखून बाल काट सकती है, थोड़े मोड़े चेंजेस कर सकती है, लेकिन ये कभी मत कहना कि संविधान का दिल ही बदल लिया जाएगा। दैट इज नॉट परमिसेबल, वो अलाउड नहीं है। तो आगे हम बता देंगे, अभी वो सब तो आगे बता ही देंगे बच्चों, इसलिए। और उसके बाद कहीं बस जाना, कहीं निवास करना हो, बस जाना, निवास करने का मतलब 2-4 दिन के लिए, बस जाने का मतलब है कि पूरा घर खरीद लेना, परमानेंट एड्रेस बना लेना। और किसी बच्चे ने पूछा है कि आप किताब कौन है? अरे बच्चे मैं लाने वाला था, मैं कई बार भूल गया यार। भारतीय राज्य व्यवस्था है ओरियन ब्लैक स्वान से, भारतीय राज्य व्यवस्था ओरियन ब्लैक स्वान से है। और आपको अगर हम यहाँ पे, अगर मैं गूगल भी, अभी गूगल दिखा देंगे आपको, किताब का पेपर पेज दिखा देंगे। और फिर याद रखो कि क्या, कि आप एक बार पढ़ लेना किताब, इस बार इस बेस में मैंने कहा है, एक बार पढ़ लेना तब आप इस बात को जज करना। तो उसमें बिल्कुल कहानी की तरह सिंपल तरीके से बात लिखी गई है। और हर व्यक्ति को भाई कहीं रहेंगे तो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए हमारा संविधान कहता है हमें जो मर्जी हो प्रोफेशन कर ले, ऑक्यूपेशन कर ले, लेकिन हाँ अब ये सारे अधिकार हैं तो उसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी हैं, रिस्ट्रिक्शन भी तो है। अब इस बात को जरा देखें, हम एक एक अधिकार पर आए। दोस्तों याद रखो, आज़ादी व्यक्ति को मिलती है। अब कैसे हमारा संविधान बैलेंस करता है और आज़ादी के मतलब क्या है, अच्छा इस बात को इस तरीके से भी आपको हम दिखा दें, आज़ादी के मतलब क्या है, कैसे हमारा संविधान इन बातों में थोड़ा बैलेंस कर रहा है। अब इस यहाँ पे आप देखोगे आज़ादी के मतलब क्या है और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात में बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब एक थोड़ी सी बात बता दें अभी आपको, स्वतंत्रता, लिबर्टी, स्पेशली हम देखेंगे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर बाकी बातें देखेंगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन याद रखो दोस्तों किसको है, नागरिकों को। इट इज अवेलेबल फॉर सिटीजन्स। अब हम ये बात देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में क्या आता है। आप जानते हो कि नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वाक और अभिव्यक्ति में क्या आएगा? वाक का मतलब है बोलना, बोलना अपनी बात भी दूसरों की बात भी, अपनी बात बोलना ये भी बोलना है, दूसरों की बात बोलना ये भी बोलना है। इसलिए बोलने का अधिकार का मतलब है कि हमें प्रेस चलाने का अधिकार है। इसलिए बच्चों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रेस का अधिकार अंतर्निहित है। हमारे यहाँ संविधान में राइट टू प्रेस, प्रेस का मतलब है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों प्रेस है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों प्रेस है। अच्छा कुछ बच्चे लक्ष्मीकांत के बारे में पूछ रहे हैं। बच्चे मेरी किताब राज व्यवस्था के नाम से है, मेरे नाम से राजेश मिश्रा, ओरियन ब्लैक स्वान है। एक बार आप लक्ष्मीकांत को देख के कंपेयर कर लेना, मेरी बात मत मानना। आपको जो किताब समझ में ज़्यादा आ जाए और जिस किताबों में विशेषण लिखा उसको आप ले लेना। तो आप इसमें हमेशा देख लेना, तो आप डिसाइड करना कि कौन सी हमें लेनी चाहिए। और प्रेस क्या है, उसमें एक प्रेस है कि प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और प्रिंट मीडिया का मतलब देखोगे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये क्या है, ये हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है। और ख़ास बात है फ्रीडम ऑफ प्रेस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में बच्चों अगर हम बोलेंगे तो आप समझ लो कि हम सरकार के खिलाफ भी तो बोल सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है, सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है क्योंकि सरकार जो भी कहेगी। अच्छा
बच्चों ने पूछा क्या इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। सॉरी बच्चों, इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसी बुक का ही पीडीएफ है। डोंट वरी अबाउट दैट, देर इज़ नो compromise over content. The same content is available in PDF in English, but book is not available in English. तो वो कंटेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो किसी ने बच्चे ने पूछा है कि किताब देखो, ये भारतीय राज्य व्यवस्था, देयर इज नेम ऑफ बुक, देयर इज ओनली अवेलेबल इन हिंदी एज ऑफ नाउ, और इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मिल भी गया होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये प्रेस का नाम है ओरियन ब्लैक स्वान। ये आपको और फिर एक बार ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, तो देख लेना। लेकिन फर्स्ट यू रीड आउट द बुक, देन यू कैन जज। तो मेरे कहने पे कोई बुक मत पढ़ना, पहले आप देख लेना कि आपको समझ में आ रही है, कोई बुक से कंपेयर कर लेना तभी पढ़ना। बिकॉज देखो हमारे बच्चे बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, तो जो चीज़ को समझ में आए ये बात पूछना, किसी से कंपेयर कर लेना। और किसी ने पूछा कि इस क्लास के बाद लेने की जरूरत है। देखो बच्चों, आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा पढ़ना चाहिए। कई बार आपके पास समय हो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो नोट्स सफिशिएंट है, हमेशा आप याद रखो। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप देखो हर आदमी की कंडीशन अलग अलग है। जैसे कोई बच्चे बीए पार्ट 1 में तो उन्हें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अब बीए पार्ट में 3 साल आपको बीए करना है, बीएससी करना है। मान लो जो बच्चा अगले साल एग्जाम देना चाहता है, उसको क्लास भी नोट्स भी देख ले, सफिशिएंट है। तो हमेशा ऐसा काम करना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो अब किसी ने पूछा सर मूल लिख, यार मैं तो देखो मूल्य मेरे पास नहीं, लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक है, तो मैंने कहा बच्चों जिसके पास लक्ष्मीकांत की बुक है एक्सचेंज कर लें, दोनों पढ़ के देख लेना। तो ये बात फिर आप जज करना। लेकिन अभी फिर हम टॉपिक पर आ जाएं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बच्चों देखो प्रेस भी है, और इसलिए आप याद रखो चाइना में देखो, चाइना में कई बार लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े घर हैं। अरे बच्चों, जब बोलने का अधिकार न दिया जाए तो ये भी जीना कोई जीना है? बिना बोले, कमाल की बात है यार। जो बोलता नहीं वो दास है, स्लेव है, समझ लो। बोला नहीं तो कैसा लाइफ? दैट इज अ पॉइंट कि आप देखोगे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और इट मीन्स प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। चाइना में केवल एक ही है, ग्लोबल टाइम्स, और हमारे यहाँ सोचो कितनी ज़्यादा प्रेस है। और यही प्रेस हमारी बात को भी कहता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। आप जरा सोच को देखो, इसीलिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे लिखने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, इन डेमोक्रेसी देयर may be dissent, criticism, but there must be polite, language must be polite. सर अब याद रखना कि लैंग्वेज, अब किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तो भी अब देखो वी आई एम फंडामेंटली डिफर्ड विथ एनीवन। अब देखोगे बारे किसी वॉलंटियर ने कहा था कि मैं आपके लाइफ स्टाइल से आई विल नॉट एग्री एट एनी टाइम। हम आपसे कभी एग्री नहीं होंगे, लेकिन मैं कभी भी आपके लाइफ स्टाइल से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपको अपनी बात कहने के लिए कहीं भी मैं रोकूंगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों, मान लो कि हमारा कोई बड़ा भाई है, अब उसका हेयर स्टाइल अलग है, उसको रहने दो। आप कभी उससे डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन उसको कोशिश मत करो कि आपके हिसाब से चेंज हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर मायने में देखो हमारे प्रॉब्लम क्या है, एवरी वन इज जेम, डायमंड। बच्चों हर व्यक्ति डायमंड है, जेम है। और गड़बड़ी क्या है, हम सोचते हैं कि उनके जैसे हो जाए। अरे दोस्तों, आप निराले हो, इसीलिए और कब एक्सप्रेस होगा? अभिव्यक्ति में, आज़ादी में। इसे सच मानो कि फंडामेंटल राइट्स का यूज तो फिल्मी दुनिया के लोग ही करते हैं। अब देखो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तो ये फुल आज़ादी तो हम केवल पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चा अपनी शादी में जाता है जैसे कि बाराती बन के जा रहा है, दूल्हा तो मेरे पिताजी बन के जाते हैं। तो ऐसी आज़ादी क्या फायदा है दोस्तों? मर मर के जी लिया, अरे अब तो जीने दो। आज़ादी तो हमारे यहाँ क्या बताएं बच्चों, बस किताबों मिल जाती है। अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, वहाँ सच में आज़ादी आपको मिलेगी। अब जरा देखो, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और इसीलिए
अब देखो जो पावर में होता है, जो पीएम होता है, सीएम होता है, डीएम होता है, वो सोचता है आदमी बोले नहीं। बोलना फंडामेंटल राइट है, याद रखो, ये पीएम ने नहीं दिया है, ये पीएम ने नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि कोई कह दे कि मोदी चोर है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखो सिविलाइज सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट भी पोलाइट होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से भी डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन गाली वाली देना ये तो बात तो ठीक नहीं है। डिसरेस्पेक्ट करना ये बात तो ठीक नहीं है। कंटेम्प्ट करना ये बात तो ठीक नहीं है। इसलिए हमें बात याद रखनी है कि हमें क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, हमें असहमत होने का अधिकार है, और हमें बुक लिखने का अधिकार है, और हमें फिल्म बनाने का अधिकार है। इसलिए आप देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखने की बात है, यूएस में हॉलीवुड और इंडिया में बॉलीवुड आया। ऐसा क्यों आया? हमारे साथ हमारा छोटा भाई पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई, क्योंकि अब जब सोचो, कोई न कोई आके बता देगा फिल्म करना खराब है, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये गंदी बात है। और तो मैं तो मैं एक रैप देख रहा था, उस रैप में यही है, मैं गंदा गंदा गंदा, मैं बंदा गंदा गंदा। फ्रीडम है यार, लोकतंत्र है। अब आपकी मर्जी उसको सुनो, आपकी मर्जी मत सुनो, ये किसी के हक कहा तो नहीं है। इसे अभी हमारे यहाँ एक व्यक्ति हाई कोर्ट में गया, उसने कहा, एक व्यक्ति हाई कोर्ट में गया, उसने कहा कि भाई ये किताब को बैन कर दिया जिसमें किताब में बड़ी ऑब्सीन बातें लिखी गई हैं, मतलब कि उसमें ऑब्सीन बातें लिखी गई हैं। और फिर तो आप देखोगे, इसी बात को कोर्ट ने कहा कि अरे भाई ऑब्सीन बातें लिखी गई हैं तो पढ़ने किसने बोला आपको, किताब ही मत पढ़ो फिर। इसलिए खास बात है कि हमारे यहाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी में व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी हमारे पास ये अधिकार है कि व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, ये ट्विटर, आप देखोगे दोस्तों, यही तो हमारे फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब सवाल ये है, बोलने का अधिकार क्यों दिया गया? व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे। लेकिन कई बार हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, लेकिन अब कल के लिए क्या इस बोलने के नाम पे आप देख रहे हो लोग कैसे हंगामा करते हैं? क्या इस बोलने के नाम पर राष्ट्र की एकता, अखंडता को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? द सॉवरेंटी एंड यूनिटी ऑफ स्टेट, तो ठीक है बोलने का अधिकार तो है, लेकिन वेदर वी कैन स्पीक अगेंस्ट यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। तो दोस्तों अब जरा सोच के देखो कि हम सरकार के खिलाफ बोलना अलग बात है। अब कल के लिए कोई कह दे कि हम भारत का संविधान उखाड़ के फेंक देंगे, कल के लिए कोई कह दे कि हम, देखो दोस्तों, संविधान उखाड़ के फेंक देना, झंडा जला देना, दैट इज सीरियस, दैट कांट बी अलाउड, ये आपको अलाउड नहीं है। इसलिए हमें बात ध्यान देने की है कि हमारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर वेरियस लिमिटेशन। जो हमारी आज़ादी का अधिकार है उस पर तमाम लिमिटेशन लगा हुआ है, उसमें तमाम लिमिटेशन है, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और लिमिटेशन केवल सॉवरेंटी के नाम पे नहीं। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, सरकार को अपोज करना अलग बात है, संविधान को अपोज करना अलग बात है। अरे सरकार के अपोजिशन का आपको राइट है, संविधान को खत्म करने का राइट किसी को नहीं है। संविधान को nobody can burn the constitution, nobody can destroy the constitution। इन दो बातों पर फर्क रखने की जरूरत है। अब कोई व्यक्ति गया और लाल किले पे चढ़ गया, किसी व्यक्ति ने सेना पे हमला कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड। तो इट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, कम्युनल वायलेंस के लिए तो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ भी हम नहीं बोलेंगे, अगेंस्ट कम्युनल, बिकॉज नो बडी इज अलाउड टू। अब कोई कहे कि हम बोले ऐसा कि कम्युनल वायलेंस हो जाए, हम ऐसा बोलें कि समाज में सांप्रदायिक दंगे हो जाए, यह अनुमतिपूर्ण नहीं है। हम बिला वजह किसी को डिफेम कर दें, कंटेम्प्ट कर दें, दैट इज़ नॉट अलाउड। इसे दोस्तों किसी की अवमानना कर देना, किसी की अवमानना कर देना, कंटेम्प्ट यानी जुडिशरी कंटेम्प्ट कर देना, न्यायालय की अवमानना,
अब ये नहीं कि आपने किसी जस्टिस को कह दिया कि वो चोर है, दैट इज़ नॉट अलाउड। न्यायालय की अवमानना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अलाउड है। कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी इज नॉट अलाउड। कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी इज नॉट अलाउड। न्यायालय की अवमानना ये अलाउड नहीं है। और उसके बाद किसी को अब देखो कि सामाजिक व्यवस्था पर हमला कर दो, अपराध को बढ़ा दो, आतंकवाद को बढ़ा दो, इसलिए दोस्तों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। वायलेंस कर देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस बनाता है। अमेरिका में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए आप देखो एक तरफ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ देर इज रिस्ट्रिक्शन इन क्लॉज 19 ऑफ आर्टिकल 2 to 6। ये खास बात है क्लॉज। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे तमाम रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए हमारे यहाँ डिफेमेशन, मानहानि। अब देखो किसी का मानहानि करने का मतलब थोड़ी होता है कि कोई बोलने के नाम पर किसी की मानहानि कर दे, डिफेमेशन कर दे। डिफेमेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन अब सवाल है कि एक तरफ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, दूसरे रिस्ट्रिक्शन है, उनके बीच कैसे बैलेंस किया जाए? क्योंकि समस्या ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऐसा न लगा दिया जाए कि फंडामेंटल राइट से खत्म हो जाए। क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो बड़ी होशियारी से क्या करती है, बोलने ही नहीं देती। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो तो कहेगी सेडिशन है, देशद्रोह है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो सीबीआई कर देगी, ईडी कर देगी। देयरफॉर वी आर लुकिंग फॉर अ मिडिल पाथ कि भाई बोलने का अधिकार भी रहे और राष्ट्र की एकता अखंडता भी रहे। लेकिन इस बात को कैसे समन्वय सामंजस्य किया जाए, हाउ वी कैन हार्मोनाइज दैट, हाउ वी कैन मेंटेन हार्मोनी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी दीपावली इन एडवांस। आज के लिए इतना ही। कोई बच्चे सवाल पूछना हो तो बताएं। किसी बच्चे ने पूछा बालाजी केस कब हुआ था? 1993 में।